सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। बीएचयू के जूनियर डॉक्टर ने हॉस्टल में की आत्महत्या। 3 पन्नों के सुसाइड नोट में लिखा, लड़की को कुछ मत कहना। देव स्नान पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ का महाअभिषेक। गंगा जल से स्नान कर भक्तों ने लिया आशीर्वाद। 14 दिनों के अज्ञातवास पर जाएंगे प्रभु। किराना व्यापारी हत्याकांड का रोहनिया पुलिस ने किया खुलासा। 5 अभियुक्त गिरफ्तार। और ई रजिस्ट्री के विरोध में रामनगर के अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। सरकार से योजना वापस लेने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। अस्सी स्थित भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में स्नान पूर्णिमा के पावन अवसर पर भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु को स्नान करवाया। अस्सी क्षेत्र स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में सोमवार को स्नान पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का विधि विधान से महाअभिषेक किया गया। सुबह से मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और भक्तों ने गंगा जल से भगवान को स्नान कराकर पुण्य लाभ अर्जित किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को विशेष दर्शन देते हैं। इसी क्रम में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को मंदिर की छत पर विराजमान किया गया, जहां से उन्होंने हजारों श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। भगवान का दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जो देर रात तक जारी रहा। वैदिक मंत्रोच्चार और जय जगन्नाथ को दोष के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा का गंगा जल से अभिषेक किया। मंदिर परिसर में पूरे दिन भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। भक्तों ने फूलमाला, चंदन, प्रसाद और जल अर्पित कर भगवान से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। दर्शन पूजन के क्रम में पूर्व एमएलसी व श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय सिंह अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे और भगवान को जल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने परिवार एवं समाज के कल्याण की कामना करते हुए भगवान जगन्नाथ से सभी के मंगल की कामना की। जगन्नाथ परंपरा में मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा का दिन अत्यधिक जलाभिषेक और भक्तों के प्रेम से अभिभूत होकर भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद वे 14 दिनों के अज्ञातवास अनवसर काल में चले जाते हैं। इस अवधि में भगवान के सार्वजनिक दर्शन बंद रहते हैं और उन्हें विशेष औषधीय भोग अर्पित किया जाता है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार इन्हें 14 दिनों तक भगवान की विशेष सेवा और उपचार किया जाता है। इस दौरान उन्हें हल्के एवं औषधीय गुणों से युक्त भोग लगाया जाता है, जिससे वे स्वस्थ हो सके। अनवसर काल समाप्त होने के बाद भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को नवयौवन दर्शन देंगे। उसके बाद भगवान डोली में सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे और भक्तों के घर घर पहुंचकर दर्शन देंगे। इस परंपरा का श्रद्धालुओं को पूरे वर्ष इंतजार रहता है। स्नान पूर्णिमा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी, सुभद्रा जी श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित होकर भक्तों को दर्शन दे रहे थे। भगवान के स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। अस्सी क्षेत्र के अलावा भदैनी, नगवा, शिवाला, सोनारपुरा और आसपास के इलाकों से भी लोग दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह से प्रारंभ हुआ दर्शन और जलाभिषेक का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर भगवान के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किए। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन, शंखध्वनि और जयघोष से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जिसने दर्शनार्थियों को व्यवस्थित और सुगम दर्शन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिसकर्मी लगातार भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखे थे, जिससे पूरे आयोजन के दौरान शांति और व्यवस्था कायम रही। स्नान पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने स्वयं को धन्य महसूस किया और प्रभु से सुख, शांति एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया। सब कुछ परमेश्वर का ही है। जिसको जो कुछ भी मिला है सब परमेश्वर की कृपा के पात्र बने और उनका आशीर्वाद लें, उनका दर्शन पूजन करें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। क्या अपील करेंगे लोगों, क्या संदेश देंगे? संदेश तो कहीं सब परमेश्वर के हैं और सब परमेश्वर की पूजा अर्चना करें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण। ज्येष्ठ पूर्णिमा को, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को भगवान को जलाभिषेक भक्तों द्वारा कराया जाता है। सुबह 5:13 से भगवान गणेश जी के स्वरूप में प्रकट हुए। आरती पूजन हुआ, ट्रस्टी द्वारा स्नान कराया गया। इसके बाद आम भक्तों द्वारा स्नान प्रारंभ है। यह रात 10 बजे 11 बजे तक चलेगा। हाँ, इसके बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। अगले दिन उनको भगवान को काढ़े का भोग लगेगा और वही प्रसाद भक्तों को वितरण किया जाएगा। उस
प्रसाद में यह मर्यादा है कि जो उस प्रसाद को ग्रहण करेगा उसके सभी दुख का नाश। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययनरत एमडी प्रथम वर्ष के छात्र डॉक्टर ऋत्विक कुंडू द्वारा अपने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर लिए जाने से सनसनी फैल गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा संस्थान में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब एमडी प्रथम वर्ष के जूनियर डॉक्टर ने अपने हॉस्टल के कमरे में कथित तौर पर एनेस्थेसिया की दवा का ओवरडोज लेकर आत्महत्या कर लिया। घटना लंका थाना क्षेत्र के स्थित सुश्रुत छात्रावास की है। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के हुगली निवासी 26 वर्षीय डॉक्टर ऋत्विक कुंडू के रूप में हुई है, जो बीएचयू के एनेस्थेसिया विभाग में एमडी प्रथम वर्ष के छात्र थे। जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब 10 बजे तक जब ऋत्विक अपने साथियों के फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे थे तो सीनियर छात्र उनके कमरे पर पहुंचे। काफ़ी देर तक आवाज़ देने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद प्रोक्टोरियल बोर्ड और पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजा खुलने पर ऋत्विक कमरे के फर्श पर अचेत अवस्था में मिले। उनके हाथ में ड्रिप लगी थी तथा कमरे में एनेस्थेसिया की जुड़ी दवाइयाँ और कैनुला भी बरामद हुए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को 3 पन्नों का सुसाइड नोट मिला। नोट में उन्होंने अपने माता पिता, बहन और युवती का जिक्र करते हुए सभी से माफ़ी मांगी है। उन्होंने विशेष रूप से लिखा कि उस लड़की को दोष मत देना, वह बहुत अच्छी है, उसने मुझे बहुत प्यार और सहयोग दिया, उसका ख्याल रखना। साथ ही उन्होंने अपने माता पिता का ध्यान रखने की अपील करते हुए लिखा कि वे परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद थे, लेकिन उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। एडीसीपी काशी जोन शिवम कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला एनेस्थीसिया की दवा के ओवरडोज से आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। कमरे में 3 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसे कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। परिजनों ने बताया कि रविवार दोपहर उनके ऋत्विक से फ़ोन पर सामान्य बातचीत हुई थी। उन्होंने घर के सभी लोगों का हालचाल पूछा और कहा था कि वह खाना खाने जा रहे हैं। उसे कुछ घंटों बाद बीएचयू प्रशासन की ओर से उनके निधन की सूचना मिली। फिलहाल लंका थाना पुलिस मामले के सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और साक्ष्यों के आधार पर मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जाएगी। देखिए, कल रात्रि को बीएचयू कंट्रोल से एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि एक जूनियर डॉक्टर हैं जो कि उनकी ड्यूटी थी रात में, नाइट शिफ्ट थी, लेकिन वो पहुंचे नहीं है। तो यहाँ पहुंचने पे उनके जो यहाँ मेट्स हैं उन्होंने जाकर चेक किया तो वो अचेतन अवस्था में पड़े हुए थे अपने कमरे में। उन्होंने जब गेट खोल के देखा तो उन्होंने कोई ट्रिप लगाई हुई थी और अचेतन अवस्था में तत्काल उनको जब डॉक्टरों द्वारा चेक किया गया तो मृत घोषित कर दिया गया। और इनके परिजन आ गए हैं क्या? जी, इनके परिजन आ गए हैं और मौके से एक सुसाइड नोट भी उनको बरामद हुआ है इनके कमरे से। क्या सामने आ रहा है? किस तरह से आत्महत्या? देखिए, मौके से हमको एक सुसाइड नोट इसमें बरामद हुआ है जिसमें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बातों को लिखा हुआ है और बहुत किसी चीज़ से वो लेकर वो डिप्रेस्ड मालूम हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड का प्रयास किया था। उसमें कोई विवाद दिखाई दे रहा है छात्रों के बीच में, ऐसा कुछ सामने आ रहा है? अब तक की जांच में ऐसा कोई विवाद सामने नहीं आया है। जो सुसाइड नोट है उसमें स्पष्ट उल्लेख यही है कि वो अपने निजी कारणों से डिप्रेस चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने कदम उठाया है। किराना कारोबारी जितेंद्र कुमार की हत्या के मामले में वांछित 2 शातिर बदमाशों को पुलिस और एसओजी की टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। रोनिया थाना क्षेत्र में रविवार देर रात पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में 2 शातिर बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी 8 जून को अवलेशपुर में किराना कारोबारी जितेंद्र कुमार की हत्या के मामले में वांछित थे। पुलिस ने इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। एडीसीपी वरुणा लिपि नागायत ने बताया कि रोनिया पुलिस और एसओजी की टीम रविवार देर रात अवलेशपुर क्षेत्र में वांछित आरोपियों की तलाश में दबिश देने पहुंची थी। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गोलू पटेल उर्फ माफिया और ज्ञान पटेल के पैर में गोली लगी। घायल दोनों आरोपियों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि किराना कारोबारी जितेंद्र कुमार ने हाल ही में एक जमीन करीब 80 लाख में बेची थी। इसी रकम के बंटवारे को लेकर उनके बीच और भाइयों तथा करीब लोगों के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार इसी आर्थिक विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। आरोपियों ने पैसे हासिल करने की नीयत से 8 जून की रात जितेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल 2 आरोपियों के अलावा 3 अन्य आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जांच में सभी आरोपियों का संबंध मिर्जापुर के अरोरा क्षेत्र से बताया जा रहा है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी जितेंद्र कुमार के बैंक खाते में मौजूद रकम पर कब्जा करना चाहते थे। इसी बात को लेकर पहले भी इनके बीच विवाद और कहासुनी हुई थी, लेकिन जितेंद्र द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर आरोपियों ने हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस का कहना है कि मामले में
शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही इस हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी की जाएगी। उन्होंने लगभग 2000 के आसपास कैमरेज देखे और ये पता चला है कि जो बाइक प्रयोग हुई थी घटना में वो रॉनिन बाइक थी और जब हम लोगों ने और कैमरे डिटेल में देखे तो ये पता चला कि पीछे कार भी थी और गाड़ी। जब हम लोगों ने उसको ट्रेस कराया तो ये पता चला कि इसमें 5 लोग मुख्यतः इन्वॉल्व हैं। आयुष, अमन और मनीष ये कार में बैठे हुए थे और जो बाइक रॉनिन है उस पर ज्ञानशु बाइक चला रहा था और जो पीछे था गोलू और सुशील पटेल, इसने फायरिंग करी थी। इनका मोटिव जो था ये बेसिकली ये लोग साइबर फ्रॉड करते हैं। ये ऐसे दुकानदारों को टारगेट करते थे जहाँ पे जिनके पास पेटीएम का वो बॉक्स होता था, वहाँ जाके ये लोग सिम को जो स्वैप कर लेते थे और उनके पैसे उनके अकाउंट पे लोन लेके या उनके जो अकाउंट में पैसे उसको ड्यूप करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके या परचेज कर लेते थे कोई सामान। इस केस में भी चूंकि जो मृतक है जितेंद्र जी, उनके पास लगभग 25-26 लाख रुपए उनको कोई जमीन बेच के आया था, तो इन लोगों ने कुछ रेकी करी थी 5-6 महीने पहले। तो ये पता चला था इस पैसे को हमें किसी भी प्रकार से इसको लूटना है या फिर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराना है। इन लोगों ने प्लानिंग करी। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो अवैध असलाह है उसको प्रोवाइड कराया गया अमन के द्वारा और फिर 7 तारीख को भी इन्होंने एक बार अटेम्प्ट किया, बट उस दिन चूंकि वो जल्दी चले गए तो उस दिन नहीं कर पाए। 8 तारीख को इन लोगों ने इस घटना को कारित किया। इनके पास से हमारे को काफ़ी भारी मात्राओं में जो अवैध सिम है, मोबाइल फ़ोन है, QR कोड हैं वो मिले हैं और अभी तक की पूछताछ में पता चला है कि इनके द्वारा अन्य जनपदों में जो साइबर फ्रॉड किए हैं वो प्रयागराज में है, कानपुर में है, अयोध्या में है, आसपास के जनपदों में। तो हमने हर जगह इस चीज़ को अलर्ट कर दिया है। अगर इस प्रकार के कहीं पे भी केस में है तो वो आके पूछताछ हमारे यहाँ टीम से कर सकते हैं। सोमवार को नगर निगम प्रवर्तन दल ने गोदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट तक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर निगम वाराणसी के प्रवर्तन दल ने सोमवार को पुलिस बल के साथ गोदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट तक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़क और फुटपाथ पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए तथा कई दुकानदारों का सामान भी जब्त किया गया। नगर निगम के प्रवर्तन निरीक्षक देव दीपक द्विवेदी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों श्रद्धालुओं के लिए आवागमन को सुगम बनाना तथा काशी को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है और शहर की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान दुकानदारों को भविष्य में सड़क पर अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई है। नगर निगम का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि प्रमुख मार्गों और घाटों के आसपास यातायात और पैदल आवागमन बाधित न हो। वहीं अभियान के दौरान कुछ रेहड़ी पटरी और वेंडरों ने कार्रवाई पर आपत्ति जताई। वेंडर प्रतिनिधि धर्मराज गुप्ता ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान छोटे और गरीब वेंडरों का सामान जब्त किया जा रहा है, जबकि उनके पुनर्वास की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में वेंडरों को व्यवस्थित रूप से उपलब्ध स्थान कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हुआ। धर्मराज गुप्ता ने प्रशासन से मांग की कि अतिक्रमण हटाने के साथ साथ पंजीकृत वेंडरों के पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि गरीब और छोटे दुकानदारों के हितों की रक्षा करते हुए उनके रोजगार को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। नगर निगम की ओर से फिलहाल अभियान को शहर को स्वच्छ, सुंदर, अतिक्रमण मुक्त बनाने की नियमित कार्रवाई का हिस्सा बताया गया है। इस अवसर पर नगर निगम प्रवर्तन दल से दीपक द्विवेदी, अनिल कुमार, विक्की प्रजापति, दशाश्वमेध चौकी प्रभारी अनुज मणि तिवारी, रवि सिंह निरीक्षक आदि लोग मौजूद रहे। भाई देखिए ये चीजें गलत है। मेरा ये कहना है कि आप करिए कार्रवाई, मैं आपके संग हूँ। मैं पहला वो दुकानदार रहूँगा, ठीक है, मैं पहला दुकानदार रहूँगा। मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ और शुरू से कर रहा हूँ। आप किसी भी विभाग से पूछ लीजिए, पटरी वाले बढ़ चढ़ कर हर चीज़ का सहयोग किए हैं कि नहीं। हर विभाग का किए हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे डूडा हो। हर चीज़ में अगर हम लोग सहयोग कर रहे हैं तो कृपया करके गरीबों का ध्यान रखिए। कुछ आदमी भाई देखिए, पटरी पे अगर 200 दुकानें हैं तो 2 दुकानदार अगर समृद्ध है तो वही दौड़ेगा। गरीब लोग नहीं जाएंगे किसी अधिकारी के पास, उनके पास इतना वो नहीं है। मेरा यही कहना है, हाथ जोड़ के निवेदन है नगर आयुक्त महोदय से, DM महोदय से, योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय प्रधानमंत्री से कि आप अपने बातों का पालन करिए, अपने बातों के दिए हुए वचन को निभाइए। गरीबों को अत्यंत वाला जो बात रहा, अंतिम पायदान पे हम लोग हैं, हम लोग का उत्थान करिए। यही हमारी विनती, यही हमारी। नगर निगम की टीम द्वारा, प्रवर्तन दल के साथ पुलिस विभाग की टीम के द्वारा गोदौलिया चौराहे से लेकर दशाश्वमेध घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इसमें जितने भी दुकान वगैरह थे, जिनके बाहर वगैरह लोग अतिक्रमण करके थे, उनको दुकान को हटवाया गया। कई दुकानों के चालान भी काटे गए हैं और लोगों को सख्त चेतावनी दिया गया है कि दोबारा भविष्य में इस तरीके की कोई भी अतिक्रमण अगर किसी के द्वारा भी दुकानदार द्वारा किया जाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। सर, कुछ दुकानदारों का कहना है कि जैसे आप लोग जाते हैं तो दुकान न लगा देते हैं,
उस पर लगातार पुलिस विभाग की नज़र है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में किसी भी तरह का अतिक्रमण न किया जा सके उन दुकान वालों की तरफ से। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल एवं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल्ला खान ने मीट मांस मुर्गा व्यवसाय को शहर से बाहर किए जाने के आदेश के खिलाफ प्रेस वार्ता कर विरोध जताया। पिथरकुंडा स्थित जिला कैंप कार्यालय पर संयुक्त रूप से जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल एवं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल्ला खान की सोमवार को प्रेस वार्ता हुई, जिसमें नगर निगम द्वारा जारी किए गए तुगलकी फरमान पर चर्चा करते हुए नेता द्वय ने बताया कि बनारस शहर से मीट मांस मुर्गा व्यवसाय को शहर से बाहर किया जाएगा और एक पक्षी कार्य यह है। जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन लोगों के व्यवसाय को समाप्त करना है और इससे जुड़े हुए बड़े बड़े उद्योगपतियों के व्यवसाय को बढ़ाना है, जबकि मीट मांस व्यापार के लिए पहले से पुराने कानून बने हुए हैं जिसका पालन करना चाहिए। नगर निगम को उस कार्य को न करके यह दुकानों को शहर से बाहर करने का प्रयास कर रहा है। नगर निगम द्वारा 6 जून 2026 को मुर्गा मीट मछली की दुकानों को नगर क्षेत्र से बाहर करने का नगर निगम द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी के तहत जीविकोपार्जन हेतु रोजगार एवं व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है और अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन एवं अपनी पसंद का भोजन करने का अधिकार प्राप्त है, जिसे नगर निगम द्वारा प्रभावित किया जा रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि मांस मछली की दुकानों को शहर से बाहर विस्थापित करने के एक तरफा निर्णय को वापस लिया जाए। विस्थापित करने के बजाय शहर के भीतर पहले से संचालित मांस मछली की मंडी और दुकानों को नियमित किया जाए। मांस मछली विक्रेताओं को स्ट्रीट वेंडर्स जीविका संरक्षण में पथ विक्रय विनियम अधिनियम 2014 के तहत संरक्षण प्रदान किया जाए। हम लोग कल नगर निगम पर प्रदर्शन करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से और 10 से 11 बजे के बीच, और लोकतांत्रिक तरीके से चूंकि इन्होंने एक तरफा कार्रवाई किया, निर्णय लिया है, हम लोगों से, जनता से या वहाँ पर जो है सारे लोगों से इन्होंने कोई राय बात नहीं ली और इन्होंने एक तरफा कार्रवाई करी है, तो हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करेंगे और ये मांग करेंगे कि ये नगर निगम अपने इस प्रस्ताव को जो क्रियान्वित करने जा रहे हैं उसे वापस ले, जनहित को देखते हुए। क्योंकि लाखों उपभोक्ता, जो लाखों मतदाता, जो हमारे ही नहीं सभी पार्टियों के हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, भांति भांति पार्टियों के हैं, सबके उपभोक्ता हैं। हम सब उपभोक्ताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी पार्टी विशेष के उपभोक्ता की लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं। और ये लाखों लाख हमारे उपभोक्ता कितनी परेशानी और जलालत का सामना झेलेंगे नगर से बाहर जाने में। और एक बात, और दूसरी बात, इनके रोजगार छीन करके पूंजीपति को दिए जाएंगे, फिर इनका क्या होगा? इनके लिए क्या आप कर रहे हो? इसलिए शहर के अंदर आप व्यवस्थित तरीके से, आपके पास सारे संसाधन हैं, आप उनको दीजिए। साफ सफाई से लेकर के हर चीज आप रखवा सकते हो, सारी चीजें। और ताजा मांस खाने को लोग खा रहे हैं तो ताजा मांस पाते हैं ना। और जब ऑनलाइन पूंजीपतियों की बात आएगी तो कोल्ड स्टोरेज में रख करके पुराना से पुराना मांस भी, मछली भी हमारे बीच लाके वो परोसेंगे, जिससे स्वास्थ्य पर, बनारस वासियों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। सकलडिया तहसील परिषद चंदौली में एक फाइल को लेकर हुए विवाद पर शाकिब अली नामक मालबाबू पर अधिवक्ता उपेंद्र सिंह के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है।
चंदौली जनपद के सकलडीहा तहसील परिसर में सोमवार को एक फाइल को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। तहसील में तैनात एक माल बाबू पर अधिवक्ता के साथ मारपीट और धारदार वस्तु से हमला करने का आरोप लगा है। घटना में अधिवक्ता के चेहरे पर गंभीर चोट आई है। मामले के बाद तहसील परिसर में तनाव का माहौल बन गया, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। अधिवक्ता उपेंद्र सिंह एक मामले की धारा 138(2) से संबंधित फाइल लेने तहसील पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि उक्त फाइल पिछले दिन से लंबित थी और इस संबंध में अधिवक्ता ने तहसीलदार से भी शिकायत की थी। रविवार को फाइल मांगने के दौरान माल बाबू, साकिब अली और अधिवक्ता के बीच कहासुनी हो गई। देखते देखते विवाद बढ़ गया। आरोप है कि विवाद के दौरान माल बाबू ने किसी धारदार वस्तु से अधिवक्ता के चेहरे पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकत्र हो गए और आरोपी बाबू को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी एसडीएम के चैम्बर में जाने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी एसडीएम के चैम्बर में चला गया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। एहतियात के तौर पर तहसील परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। अधिवक्ताओं ने सकलडीहा कोतवाली पहुंचकर आरोपी माल बाबू के खिलाफ तहरीर देकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय में जाके अपनी फाइल का 38 टुकड़ी मेरी फाइल एक थी, जिसपे मैं उससे पूछा। तहसीलदार साहब हमसे 10 दिन पहले ही बताए थे कि वो फाइल हम साकिल को दे देंगे, खोजेगा वो। तो वो कह रहा था कि हम खोजेंगे, जाके आप खोज लीजिए फाइल। तो इसी बात पर क्या था, हम फाइल हम खोजेंगे, तुम्हारा काम है तुम खोजोगे। इसके बाद विवाद होने लगा, फिर हम कुछ बोले नहीं। तो फिर वो कहा कि फाइल वो पंडित जी के बुलाओ थी, हम जो ना पंडित जी फाइल खोजिए। हम भी अब ये आप जानते हो कि पंडित जी खोजेंगे कि साहब खोजेंगे, कौन खोजेगा। हमारा काम है कहना, हम साहब से कह दिए, आपसे कह दिए। अब आपसे लिख के भी दिए साहब फ्राइडे को कि नहीं, ये फाइल को खोज करके ले आके हमको दे दो। वो फिर शुक्रवार के बाद हम फिर आज सोमवार को गए तो वही हाल। उसके बाद उससे बात होने लगी। हमको वही मराई पिटा वाली बात, तू बस हो गया, कौन दिक्कत हो रहा। एक कुछ चाहत वालों तो पैसा मांगे लगा कि पैसा देवे नहीं कर बाद कैसे काम हुई। तो हम भी पैसा लो, जैसे उस फाइल में लिए पैसा इसमें भी लो। तो वो फिर उसी बात में गुस्सा आ गया, फिर मारने लगा, तो चाकू से मार दिया। तब तक हम लटक गए और गिरे वहीं। फिर उसके बाद तमाम लोग दौड़ के मार। सोमवार को दी लायर्स एसोसिएशन रामनगर के अधिवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार के ई रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में सब रजिस्ट्रार कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार की ई रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में सोमवार को दी लायर्स एसोसिएशन रामनगर के बैनर तले अधिवक्ताओं ने उप निबंधक सब रजिस्ट्रार कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सब रजिस्ट्रार को सौंपा। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं का कहना है कि ई रजिस्ट्री प्रणाली को बिना पर्याप्त कानूनी और तकनीकी सुरक्षा के लागू किया जा रहा है, जिससे संपत्ति संबंधी मामलों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की आशंका बढ़ सकती है। उनका आरोप है कि इस व्यवस्था में क्रेता और विक्रेता दोनों के हितों की अनदेखी की गई है तथा यह योजना आम जनता के लिए भविष्य में गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। अधिवक्ताओं ने बताया कि 28 जून को एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से ई रजिस्ट्री योजना का विरोध करने का निर्णय लिया गया था। इसी निर्णय के तहत 29 जून से अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना शुरू किया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जनहित और विधिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ई रजिस्ट्री योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। एसोसिएशन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान व्यवस्था विधि सम्मत नहीं है और इससे भूमि एवं संपत्ति के मामलों में विवाद और फर्जी रजिस्ट्री की घटनाएं बढ़ सकती हैं। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण कुमार जायसवाल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष देवचंद, अजीत कुमार, कोषाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, आय व्यय निरीक्षक गजानंद यादव, संगठन मंत्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, परवेज खान, मीडिया प्रभारी धनंजय साहनी, पुस्तकालय मंत्री धीरेन्द्र यादव सहित रामनगर एसोसिएशन के बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। सरकार हमारी माननीय हमारे सरकार में जो लोग बैठे हैं अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग आपसे बता रहे हैं कि बहुत सरल तरीके से चल रहे हैं, लेकिन कब ये ज्वाला फूट जाएगी, कब आग लग जाएगी नहीं कहा जा सकता। हम लोग यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और कटघरे में खड़ा किया जाएगा माननीय अपने शासक को, अपने सरकार को, जब तक कि काला कानून वापस। साहित्य की डोर पूरब की ओर मंच द्वारा वैश्य कुल गुरु मठ मछोदरी में साहित्य सम्मान समारोह एवं अखिल भारतीय मुशायरे का आयोजन किया गया। मछोदरी स्थित वैश्य कुल गुरु मठ सभागार में साहित्य की डोर पूरब की ओर मंच के अध्यक्ष गजलकार गोपाल केसरी के नेतृत्व में साहित्य सम्मान समारोह एवं अखिल भारतीय मुशायरे का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। दीप प्रज्वलन में मुख्य अतिथि दीपक दबंग
जी विशिष्ट अतिथि भुलक्कड़ बनारसी जी के साथ ही संस्था के संरक्षक विनोद तलवार, राजू माहेश्वरी, दीपक दबंग, भुलक्कड़ बनारसी, अंजनी मिश्रा तथा विनय केसरी आदि उपस्थित रहे। संस्था द्वारा संरक्षक मंडल को साहित्य सेवा सम्मान तथा समस्त शायरों को प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कंचन सिंह परिहार, प्रबंधक राजकीय पुस्तकालय ने किया। इस अवसर पर गजलकार गोपाल केसरी ने अपनी रचना सुनाई। गली सड़क न बचा है कोई चौराहा, आखिर कहाँ हम वतन की बात करें, घर बगीचा न बचा गंगा घाट किनारा, बताओ कहाँ बैठ अमन की बात करें। दर्शक दीर्घा तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो गया। खलील अहमद राही ने सुनाया, हर कोई हम ख्याल हो जाए, एकता बेमिसाल हो जाए, क्यों न राही वफा की दौलत से जिंदगी मालामाल हो जाए। आशिक बनारसी ने अपने अंदाज में सुनाया, आशिकी की राह में हद से गुजर कर देखिए, जिंदगी के नाम तो एक बार मार कर देती है सिर्फ साहित्य। कार्यक्रम का संचालन संस्था के अध्यक्ष गजलकार गोपाल केसरी एवं संतोष प्रीत ने व धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष सुनील कुमार चौरसिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश कुमार पांडे ने किया। कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि आज धीरे धीरे साहित्य लुप्त होती जा रही है। आजकल के बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, घर के पेरेंट्स भी बच्चों को मोबाइल थमा दे रहे हैं, जो बहुत ही गलत बात है। बच्चों को साहित्य की कोई जानकारी नहीं हो पा रही है, उनको शब्दों का अर्थ का पता ही नहीं चलता है। तो इसी के प्रचार प्रसार के लिए मैंने इस प्रोग्राम को मुशायरे के रूप में ऑर्गेनाइज किया है। बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं ताकि वो सुने और अपने बच्चों को प्रोत्साहित। नागी नाटक मंडली द्वारा आयोजित 29वें नवांकुर कार्यशाला में वरिष्ठ वर्ग के प्रतिभागियों के नाटक वीर अभिमन्यु का सफल मंचन हुआ। पारसी थिएटर को सिर्फ यही एक विशेषता नहीं है कि उसमें जोर से संवाद बोला जाता है, इससे और भी कई पक्ष हैं। रविवार को नागी नाटक मंडली के मंच पर अभिनय करने वाले नए दौर के रंग प्रशिक्षुओं ने पुराने दौर के थिएटर की चुनौतियों से पार पाने का हर संभव प्रयास किया। उनके जुझारूपन से दर्शकों ने स्पष्ट रूप से महसूस किया। अवसर मंडली की ओर से आयोजित 29वीं नवांकुर कार्यशाला में वरिष्ठ वर्ग के प्रतिभागियों के नाटक वीर अभिमन्यु के मंचन का था। मंचन के दौरान रंग दर्शक का यह अंदाज़ा नहीं लगाते रह गए कि नाटक में संवाद जोर जोर से बोले जा रहे हैं या संवाद के नाम पर चीखना चिल्लाना हो रहा है। वास्तव में मंच पर क्या हो रहा है यह समझना दर्शकों के लिए चुनौती ही रहा। 20वीं सदी के प्रारंभ में पारसी थिएटर की मशहूर कंपनी न्यू अल्फ्रेड हैथेट्रिकल के लिए यह नाटक बरेली में जन्मे राधेश्याम कथावाचक ने लिखा था। वह पारसी थिएटर के 3 बड़े नाटककारों में से एक थे। तब से 2 अन्य नाम आगा हर्ष काश्मीरी और नारायण प्रसाद नेतान के हैं। पुराने तौर तरीकों से मंचन के लिए लिखे गए नाटक वीर अभिमन्यु का 21वीं सदी के 26वें वर्ष में जी रही युवा पीढ़ी के कलाकारों ने अपनी तरफ से बेहतर मंचन किया। वरिष्ठ रंग दर्शकों का मानना रहा कि निर्देशकीय कौशल के भरपूर इस्तेमाल से यह प्रस्तुति बेहतरीन हो सकती थी। नाटक का निर्देशन नई कविता के ख्यात कवि रघुवीर सहाय की पुत्री एनएसडी की प्रोफेसर हेमा सिंह ने किया। दर्शक दीर्घा में गोविंद सिंह यादव, अजय काकोनिया, डॉक्टर संजय मेहता, डॉक्टर अजीत सहगल, डॉक्टर शंकर त्रिपाठी, सुमन पाठक, डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, डॉक्टर दयानंद, राहुल मुखर्जी, शिवानी मिश्रा, सुनिधि पाठक आदि की उपस्थिति रही। उद्घाटन सत्र का संचालन डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने किया। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी संपूर्णा राय का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी युवा कलाकार संपूर्णा राय ने लखनऊ घराने में उत्तर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली कथक का शुभारंभ महादेव की नगरी काशी में शिव स्तुति और ताल धम्मार तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक भक्ति भावपूर्ण भजन और समापन तराना और वर्षा से किया। कलाकार ने पद लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं की झनकार के माध्यम से मंच को झंकृत करते हुए दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन राम आधार पांडे एवं शोभित कृष्ण अग्रवाल ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश्वर वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।